हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट की, और ये है फिजियोलॉजी का पार्ट। तो देखिए, लास्ट वाला वीडियो हाफ एन आवर का हो चुका था, और वो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था। ये वाला वीडियो भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा। रीज़न है कि जनरल थिंग्स मैं आपको यहाँ पे सारी कवर्स करवा रहा हूँ, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जिस भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आप समझिए। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बातें यहाँ पे क्या कवर करूंगा। देखिए, उसका मेन रीजन ये है कि क्या होता है कि अभी जब मैं इसके प्रेशर्स की और इसकी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स की जब मैं बात करूंगा, वहां पे मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। तो एक्चुअल के अंदर क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं इसमें मिक्सअप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी जनरल बातें हैं मैं सारी आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्या है समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम इसके कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, एक्सपायरेटरी रेस्पिरेशन। तो अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलो, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, वेंटिलेशन लंग्स करते हैं। लंग्स की क्या वेंटिलेशन होता है। तो लंग्स का वेंटिलेशन किस किस के थ्रू होता है, देखिए वेंटिलेशन लंग्स। देखिए, वेंटिलेशन ऑफ लंग्स के इसमें किस किस तरीके से होंगे, इसमें टू तरीके से होंगे। कैसे, डिफ्यूजन से एंड कनेक्शन से। अब डिफ्यूजन की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। एक्चुअली में डिफ्यूजन है क्या, डिफ्यूजन है गैसों का आदान प्रदान, या फिर बोलूं तो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अपन बोल सकते हैं इसको एक तरीके से कि गैसेस किस तरीके से एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाती है और किस तरीके से लंग्स के अंदर से टिश्यू में जाती है। तो जिस तरीके से ये जो गैसेज है एक जगह से दूसरी जगह पे प्रेशर्स के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से किसी और मूवमेंट के थ्रू, चाहे एक्टिव पैसेज हो या फिर पैसिव तरीके से हो या एक्टिव तरीके से हो, जब ये अपनी जगह चेंज करती है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, वहां पे जो सिस्टम्स क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन। कनेक्शन किस किस के बीच में, जैसे कि एल्वेलाइज हो गया, है ना, और वहां पे जैसे प्लूरा पाया जाता है, प्लूरल एक्टिविटी क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्लूरल कैविटी पाई जाती है। तो इनके अंदर भी इनका कुछ ना कुछ क्या रहता है, इनका जो मेन पार्ट रहता है, इनके अंदर भी इनके थ्रू भी इनका क्या किया जाता है, इनमें मतलब यूज किया जाता है। देखिए, अब यहां पर एक्चुअल में होगा क्या, यहां पे टू टाइप्स की ब्रीथ होगी। कौन कौन सी, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो मैं यहां पे बात करता हूं ब्रीथ की। तो ब्रीथ यहां पे टू टाइप्स की होगी। कौन कौन सी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो देखिए, एक्सपायरेशन, देखिए अब हमने मसल्स की तो बात कर ही ली थी लास्ट टाइम में, बट यहाँ पे इंस्पायरेशन में भी मसल किस किस तरीके से काम करती है। देखो, अगर हम बात करेंगे इंटरकोस्टल मसल्स की, तो एक्चुअल में इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, इंटरकोस्टल मसल्स करती है रिडक्शन करेगी। और वहीं अगर बात करेंगे इसके डायफ्राम की, डायफ्राम की अगर बात करेंगे तो वो क्या करेगी, स्ट्रेच करेगा। और अगर इसके अब एक्सपायरेशन की अगर बात करें इंटरकोस्टल मसल्स की, तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगी, इसके अंदर रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्सिंग। और यहां पे क्या करेगी, एक्चुअल के अंदर यहां पे जो डायफ्राम काम करेगा, क्योंकि डायफ्राम का देखिए दोनों जगह पे इसका काम रहेगा। तो डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम यहां पे कंप्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, इसकी मसल्स वर्क करेगी। नाउ सी, अब यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रीथिंग मूवमेंट्स किस तरीके से होंगे, या फिर ब्रीथिंग मूवमेंट्स में कौन कौन किस किस तरीके से हेल्प करेगा। तो यहाँ पे टू टाइप्स की मसल्स रहती है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मेनली हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, ब्रीथिंग मूवमेंट की, तो देखिए ब्रीथिंग मूवमेंट्स में यहाँ पे हम टू मसल्स को काउंट करेंगे। टू मसल्स कौन कौन सी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यस, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डन। अब देखिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक्चुअल में क्या होगा, कौन सी, लोअर्ड द लिम्ब,
मतलब क्या करेगी, रिब को, सॉरी लोअर द रिब, मतलब क्या करेगी, जो रिब को है नीचे की तरफ खींचेगी, सॉरी ये तो इंटरनल का काम होगा। एक्सटर्नल के अंदर लिफ्ट द रिब, मतलब रिब को उठाने का काम करेगी। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक्चुअल में क्या वर्क करेगी, लिफ्ट द रिब्स, और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगी, लोअर द रिब्स, रिब्स को लोअर मतलब नीचे की तरफ से क्या करेगी, धकेलेगी, लोअर द रिब्स। अब देखिए ये क्या है कि एक प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन करता है, ये जो वर्क होता है ये इसको, ये एक टाइप का प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर वर्क करता है। प्रिंसिपल कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ लेबर। बस आप इसी को ध्यान रख लीजिएगा कि अगर ये मसल्स जिस तरीके से इसको लोअर करती है, मतलब इसको लोअर यानी कि नीचे की साइड खेलती है, जिस तरीके से इसको लिफ्ट करती है, उठाती है, तो वो ये जो प्रिंसिपल जो वर्क इन दोनों में काम आता है वो कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ लेबर, प्रिंसिपल ऑफ लेबर। ठीक है ना, हमने यहाँ पे इसकी जनरल बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी प्रेशर रिलेशनशिप की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे पूरा प्रेशरशिप नहीं पढ़ेंगे, प्रेशर नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रेशर, तो उससे सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में हल्की फुल्की हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। प्रेशर रिलेशनशिप के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए प्रेशर रिलेशनशिप में यहाँ पे देखिए टू टाइप्स के प्रेशर रिलेशनशिप बनते हैं, किसके बीच में बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा एल्वेलाई, इन एल्वेलाई। ठीक है, अब इन एल्वेलाई यहाँ पे क्या होगा, मैं सबसे पहले देखिए एल्वेलाई के बारे में बता देता हूँ। उसका रीजन यही रहेगा कि क्योंकि देखिए एल्वेलाई के अंदर यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा, और यहाँ पे एक और प्लूरल कैविटी के अंदर भी प्रेशर जनरेट होगा, और इन दोनों के थ्रू बीच के अंदर भी एक ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जनरेट होगा। तो देखिए जो अगर इन एल्वेलाई में अगर प्रेशर जनरेट होता है तो एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, या फिर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलना चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, पी एल्वेलाई, प्रेशर इन एल्वेलाई। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। देखिए ये क्या करता है, हेल्प्स टू राइज एंड फॉल्स ड्यूरिंग प्रेशर, मतलब हेल्प्स टू राइज एंड फॉल्स, मतलब अगर जैसे कि ये क्या करती है, राइज करती है एंड फॉल्स करती है, मतलब ये जो लंग्स को क्या करती है, राइज करती है, फॉल्स करती है, तो उसके अंदर ही क्या करती है, हेल्प करती है ये वाला प्रेशर। ठीक है, और ये एक्चुअल में कितना होता है, अगर मैं इसकी अगर बात करूं ना यहाँ पे कि ये कितना प्रेशर जनरेट होता है इसके अंदर, तो ये किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। इट मीन्स ये किसके बराबर हो गया, P एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका प्रेशर हो गया ना। उसी अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं इन प्लूरल कैविटी, इन प्लूरल कैविटी। सी इन प्लूरल कैविटी द प्रेशर इज नोन एज इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा PLEURAL प्लूरल प्रेशर, और विच इज ऑल्सो नोन एज PIP। देन द क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये जो प्रेशर रहेगा ये कौन सा रहेगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया इंट्राप्लूरल प्रेशर, और वो हो गया इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों में मैक्सिमम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और जैसे कि इसका वर्क क्या था, ये किस में हेल्प कर रहा था, राइज एंड फॉल्स ड्यूरिंग प्रेशर्स, एंड इसका काम भी यही रहेगा, हेल्प्स टू राइज एंड फॉल्स ड्यूरिंग द प्रेशर्स। और इसका अगर मैं बात करूं क्या इसके प्रेशर की, तो इसका प्रेशर कितना है, 756 mm ऑफ Hg। अब सी देखिए यहाँ पर एक्चुअल में बात क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 760 एल्वेलाइज के अंदर, और ये कितना है पल्मोनरी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए अगर हम मान लेते अगर ये लंग है, ये अगर लंग्स है तो यहाँ पे इसके बाद प्लूरल कैविटी आती है। ठीक है, एल्वेलाई तो यहाँ पे रहेगा ना, ये पूरा पूरा जितना भी एल्वेलाई है सबका सब यहाँ पे रहेगा। तो ये प्रेशर किसका था, ये प्रेशर है इसका,
बट ये क्या हो गया, ये है प्लूरल कैविटी, तो ये किसका प्रेशर है, ये यहाँ का है ना। अब देखिए ये यहाँ का प्रेशर हो गया, प्लूरल कैविटी का बीच का प्रेशर हो गया। आई थिंक आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको इस तरीके से नोट कर देता हूँ। मान लीजिए ये एलुलाई ये सारे, तो देखिए ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है, ये प्रेशर जनरेट हुआ है, ये किसका हुआ है, ये एलुलाई के प्रेशर के से हुआ है। और ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है इनके बीच में, ये एलुलाई जो प्लूरल कैविटी है, वो प्रेशर कौन सा है, वो प्रेशर है ये वाला प्रेशर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में फिर तो सेम होना चाहिए था ना, इन दोनों में क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, बट इन दोनों में अलग है। तो फिर यहाँ पे 4 mmHg कहाँ पे गया, देखिए 4 mmHg इन दोनों के बीच के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ये कैविटी नहीं है, मतलब ये एक तरीके से मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन हो गई ना, ये वाली मेम्ब्रेन, जस्ट वेट। अगर मैं बात करूं इस वाली मेम्ब्रेन की, ये जो मेम्ब्रेन है, ये छोटी सी मैंने आपको बताई है, ये मेम्ब्रेन है ये दोनों के बीच की, जो कि कौन सी है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर होता है एक्चुअल के अंदर, उसको और किसे जानते हैं, उसको जानते हैं या तो पीटीपी से, ऑल्सो नोन एज फ्रॉम पीटीपी, या तो उसको पीटीपी बोल दो या फिर टीपीपी बोल दो, ठीक है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ ट्रांस पल्मोनरी, ठीक है। अब देखिए ये कितना होता है, तो ये होता है यहाँ पे कितना, 4 mm ऑफ Hg, 4 mm ऑफ Hg। ये हम आपको तब का प्रेशर बता रहे हैं जब हम क्या करते हैं, जब इंस्पायर करते हैं, मतलब इंस्पायरेशन जब होता है, तब इंस्पायरेशन के बाद में जब इनका क्या बोलते हैं, जब प्रेशर लंग का प्रेशर जब बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, इतना, एक टाइम पर इतना हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, इसका प्रेशर एक टाइम पे जब P एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, तब उस टाइम पर प्लूरल कैविटी के अंदर और ट्रांस पल्मोनरी कैविटी के अंदर कितना प्रेशर रहता है। नर्सी रेस्पायरेशन मसल्स एक्टिविटी क्या क्या होती है, ये सब तो हमने आपको, मतलब वैसे मसल्स के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि यार देखिए मसल्स के बारे में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रेस्पायरेशन की जो मसल्स की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे तो बता दिया हमने कि कंप्रेस करती है, बात करें इसके अंदर इंस्पायरेशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या करेगा, डायफ्राम कंप्रेस करेगा। यहाँ मैंने इसको गलत लिख दिया क्योंकि अगर देखिए अगर डायफ्राम अगर नीचे चला तो इंस्पायरेशन होता, हाँ तो स्ट्रेच होगा, मतलब उसमें जब खिंचाव रहेगा, खींचेगा तब वो क्या करेगा, वो जब खींचेगा इट मीन्स या फिर स्ट्रेच होगा तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इस पर इंस्पायरेशन हो रहा है। बट जो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर से एक्सपायरेशन हो रहा है, ठीक है। तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि एक्चुअल में बता रहा हूँ ना यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जनरल थिंग्स है, यहाँ पर एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही है। सी नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स रेस्पायरेशन मसल्स एक्टिविटी। रेस्पायरेशन मसल एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर जब मैं प्रेशर्स की और जब मैं इनकी बात करूंगा ना, प्रेशर की किसकी की, प्रेशर की वॉल्यूम्स की, टाइडल वॉल्यूम्स की, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं और जो कैपेसिटीज हो गई, FRC रह गया, IRC रह गया, ERV हो गया, IRV रह गया, तो मैं इनकी सबकी बात करूंगा ना, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं, ये रटने वाली चीजें नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के थ्रू, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक छोटी सी चीज लिख लीजिएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, या फिर कई जगह पे आपको ये VEB लिखा हुआ दिखाई दिया जा सकता है। तो देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन किसके थ्रू होगा, बाई, अब देखिए मैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को यहाँ पे बाई PLV, तो अभी हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, बाई PLV, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी 2 टाइप्स की मसल्स रहती है, कौन सी,
इंस्पायरेशन मसल्स। तो देखिए इंस्पायरेशन मसल्स एक्चुअल के अंदर देखिए यहाँ पे क्या करेगी। अब देखिए इंस्पायरेशन, यहाँ पे हम इंस्पायरेशन मसल्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या है इंस्पायरेशन मसल्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि इंस्पायरेशन मसल्स हो गई, मसल्स में इंस्पायरेशन हो गया, देन वो क्या करेगी। तो सी यहाँ पे क्या करेगी, ये क्या करेगी, कंप्रेस ऑफ डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखिए यहाँ पे इंस्पायर हो गया, मतलब इनहेल हो गया है, इंस्पायरेशन हो गया है। अब यहाँ पे उसके बाद में क्या होगा, ये उसके बाद में होगा कंप्राइज्ड ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कंप्रेस होगा। अब डायफ्राम कंप्रेस होगा तो डायफ्राम देखिए कंप्रेस तो हो रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये जो इनर्वेटेड या फिर यहाँ पे जो नर्व सप्लाई हो रही है, जिसके थ्रू ये सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट हो रही है, वो कौन सी नर्व है, वो है फ्रेनिक नर्व एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल नर्व। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं इनर वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व। देखिए अगर यहाँ पे डायफ्राम आ गया तो डेफिनेटली फ्रेनिक नर्व तो आएगी, जिसकी रूट वैल्यू हम साथ के साथ लिखवा देते हैं C3 to C5। और यहाँ पे और कौन सी आ गई, यहाँ पे आ गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल नर्व। हम इंटरकोस्टल को IC ही लिखेंगे, तो T1 to T2। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स एक्सपायरेशन मसल्स। तो देखिए एक्सपायरेशन मसल्स हो गई, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अब एक्सपायरेशन मसल्स हो गई, इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, कंप्राइज्ड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस एंड इंटरनल ICM इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखिए ये एक्टिवेटेड होगी, ये एक्टिवेटेड होगी, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ क्या, इन मिनट वेंटिलेशन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगी एक्टिवेटेड, और एक्टिवेटेड होने से क्या बढ़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा क्या, इन मिनट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया था मैंने आपको, वेंटिलेशन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे VE। तो हमने वेंटिलेशन का लिख दिया। अब ये यहाँ पर ये वाली प्रोसेस भी हो रही है, किसकी थ्रू हो रही है, ये यहाँ प्रोसेस हो रही है इनर्वेटेड बाय, कौन कौन सी नर्व हो रही है, एफरेंट इनपुट आ रहा है यहाँ पे, इनर INER इनर वेटेड बाय एफरेंट इनपुट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे एफरेंट इनपुट ऑफ किस किस का आ रहा है, यहाँ पे 2 नर्व्स आ रही है, कौन कौन सी, L1 से L5, और यहाँ पे कौन सी आ रही है, T1 से T12 तक की। तो ये हो गई इसकी जनरल बात। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पल्मोनरी का ये जो बताया था, पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा किसके थ्रू होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर्स के थ्रू होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉन्ट्रेक्शन इन द इंस्पायरेशन मसल्स या इंस्पायरेटरी मसल्स, वो जो क्या करेगी, वो इंस्पायरेशन करेगी, और पैसिव रिकॉइल ऑफ द लंग्स यहाँ पे क्रिएट होगा इसी के थ्रू, पैसिव रिकॉइल ऑफ द लंग्स, जो कि किस में हेल्प करेगा, एक्सपायरेशन में। अब पैसिव क्यों बोलेंगे भी, आपको सब कुछ एक एक चीज में यहाँ पे सब कुछ कवर करवाऊंगा, एक एक पॉइंट आपका मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। तो ना सी हम यहाँ पर इन सब के बारे में नॉर्मल जितनी बातें थी हमने पढ़ ली है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ लेते हैं। देखिए एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जो क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग पैसिव एक्सपायरेशन और ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, एक्चुअल में होगा क्या, जो डायफ्राम होगा, यहाँ पे जो हमने बताया था ना, जो डायफ्राम था, डायफ्राम क्या करेगा, जब ये सारी क्या होगी, प्रोसेसेस होगी, तो उस टाइम पे जब ये सारी प्रोसेसेस होगी, उस टाइम पे सबके वर्क क्या क्या रहेंगे। तो सी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 प्रोसेसेस होगी, कौन कौन सी प्रोसेसेस होगी, सी यहाँ पे 3 मसल्स काम में आएगी। डायफ्रागम जो क्या करेगी, वो जाएगा पुल्स
डाउनवर्ड्स। बात करें किसकी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करेगा, अपवर्ड्स, पूरी चेस्ट वॉल को क्या करेगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। या फिर आप सिर्फ एक बात सोच लीजिए कि उस टाइम पे वॉली मसल्स क्या वर्क करेगी, ठीक है। तो डायफ्राम क्या करेगा, पुल्स डाउनवर्ड, मतलब इंस्पायरेशन के टाइम में नीचे की साइड चला जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगी, अपवर्ड, मतलब ऊपर की साइड खींचेगी, और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जाएगी। और एसेसरी मसल्स ऑफ नेक, तो देखिए एसेसरी मसल ऑफ नेक का क्या काम रहेगा, ये यहां पे स्टेबलाइज करेगी किसको, रिब्स को, स्टेबलाइज्ड रिब्स, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब देखिए इसके अंदर सारा का सारा खेल तो डायफ्राम का भी है। डायफ्राम का वैसे वीडियो आपको बता दिया कि कौन कौन से इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, जाइए आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आई बटन के ऊपर मैं डालना भूल गया हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नाउ सी डायफ्राम इसमें क्या करेगा, तो डायफ्राम का देखिए यहां पे वर्क क्या रहेगा। अब देखिए वहां पे पुल्स डाउनवर्ड, मतलब यहां पे क्या क्या कर रहा था, पुल्स डाउनवर्ड, तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने पे कहां चल जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। और यहां पे बाकी की जितनी भी मसल्स थी, कौन कौन सी मसल्स, जैसे इंस्पायरेटरी जितनी भी मसल्स थी, इंस्पायरेटरी मसल्स थी, वो क्या करेगी, वो हो जाएगी रिलैक्स। वो जैसे रिलैक्स हो जाएगी तो एक्चुअल में रिलैक्स होने पे क्या करेगी, हवा को बाहर निकालते हुए चेस्ट को फिर से और रिब्स को वापस की पहली वाली उसकी जो पोजीशन में है ना उसके अंदर लेके आती है, ठीक है। ये इसका काम होता है। इंस्पायरेटरी मसल जब रिलैक्स करती है तो वापस एक ही जगह पर सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तो क्या करेगी, चेस्ट और जो हवा है, लंग्स में जितनी भी एयर्स है उन सबको, एयर फ्लो को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, और वहां पे चेस्ट को और रिब्स को क्या करेगी, फिर से पहले वाली पोजीशन में लेकर आएगी। नाउ ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो जब भी कोई भी पर्सन या पेशेंट अगर क्या करेगा, अगर ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन, अगर फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेगा मतलब एक्सपायरेशन करेगा, मतलब फोर्सफुली अपने अंदर की जितनी भी एयर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो एक्चुअल में होगा क्या, वहां पे क्या काम करेगी, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक्चुअल में क्या काम करेगी, वो जाएगी डाउनवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगी, एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब बाहर, मतलब नीचे की साइड जाती है क्या, अंदर की साइड जाएगी, क्योंकि फोर्सफुली। अब आप देखिए ना, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी अगर एक पैकेट लेते हो, या फिर आप मैं बोलूँ पॉलीथीन ले लीजिए, जब आप उसके अंदर की हवा को अगर बाहर निकल खींचोगे तो उसकी जो लेयर है वो कहाँ जाएगी, वो अंदर की साइड जाएगी, वो पूरी सिकुड़ेगी, और जब वो सिकुड़ेगी तो और ज्यादा लंबी होगी जितनी, जब उसमें हम एयर भरते हैं तो उसकी जो, आप एक पैकेट ले लीजिए पूरा का पूरा, उसके अंदर आप बिल्कुल हवा, बिल्कुल जैसे कि आप करते हो, जैसे कि आप उसमें हवा भर के उसको ऊपर से बंद कर दीजिए, तो आप देखोगे कि वो जो उस थैली की जितनी लेंथ है, जब आप उसमें पूरी तरीके से जब आप उसमें हवा निकाल दोगे तो उसकी लेंथ मतलब कम होगी जब उसमें हवा भरी रहेगी, और जब उसकी हवा पूरी तरह बाहर निकली रहेगी उस टाइम पे उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही ये काम करती है, इसकी लेयर्स भी ठीक वैसे ही काम करती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे 2 और मसल्स वर्क करेगी, रेक्टस एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्या काम करेगी, यहाँ पे एक हेल्प करेगी चेस्ट वॉल को डाउन करने में, जो चेस्ट वॉल है वो डाउन होगा, वहां पे उसकी हेल्प होगी, और यहाँ पे क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, किसको करेगी, चेस्ट गैस वॉल्यूम को, कंप्रेसिंग चेस्ट गैस वॉल्यूम। तो ये हो गई इसके कंप्रेसिंग करेगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, या फिर बोलूँ तो कुछ इस टाइप के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है। देखिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, रेजिस्टेंस और सम टाइप ऑफ प्रोसेस और नीड सम
टाइप्स ऑफ प्रोसेस फॉर ब्रीथ। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। थोड़ी सी हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, मतलब हेडिंग नहीं है, ये टॉपिक्स है जो हमारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं हम सब उसको कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि इसका मेन टॉपिक जब आएगा तब वहाँ पे इन सब से रिलेटेड सारी बातें होगी। वीडियो को अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं देखे हो तो फर्स्ट वाले पार्ट को भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक्चुअल के अंदर क्या करेंगे, क्या क्या इसके अंदर इसकी खास बातें होनी चाहिए, या फिर क्या क्या इसके अंदर जो जरूरत है किसके लिए, ब्रीथ के लिए। देखिए सबसे पहली बात, नॉन इलास्टिक रेजिस्टेंस। नॉन इलास्टिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल्यूम, चेस्ट वॉल। नाउ जब हम अगर बात करें इसके नेक्स्ट की, तो देखिए नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कौन सा आएगा, रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ नॉन इलास्टिक का मतलब हो गया कि मतलब वो इलास्टिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो नॉन इलास्टिक नहीं होना चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब अगर मैं बोलूँ कि वो इजीली बढ़ना चाहिए और इजीली वो वापस उसी शेप में आना भी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, या फिर मैं बोलूं कि एयरवे रेजिस्टेंस, एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ स्टिफ रेजिस्टेंस टिश्यू, स्टिफ रेजिस्टेंस टिश्यू। एंड देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मतलब किस किस में होना चाहिए, रिब्स में, स्टमक एंड एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, तो देखिए ग्रेविटी फोर्स में यहाँ पे क्या होगा, जो म्यूकस चेस्ट वॉल है वो इसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होगी। म्यूकस चेस्ट वॉल ये क्या होगी, जब ये हम इसकी हिस्टोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे ना, जहां पर म्यूकस सेल्स के बारे में या गोबलेट सेल्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे आपको ये इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स क्या काम कर रही है। और देखिए यहाँ पे और किसकी चीज रहेगी, सरफेस टेंशन, किस चीज की, मतलब यहाँ पे इसको नीड्स रहेगी सरफेस टेंशन, TENSION, सरफेस टेंशन, ठीक है। एंड टिश्यू रेजिस्टेंस, टिश्यू रेजिस्टेंस, दैट inertia एंड द लास्ट वन इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ये जो कि किसके थ्रू मतलब बनाया जाएगा, जो इलास्टिक फोर्स है वो किसके थ्रू, CAUSED, कॉज्ड बाई, किसके थ्रू बनाया जाएगा ये इलास्टिक फोर्स, ये बनाया जाएगा लंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू, लंग STRUCTU स्ट्रक्चर एंड एनाटमीज, एंड और किसके थ्रू बनाया जाएगा, सरफेस टेंशन के थ्रू, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में इससे ज़्यादा मैं आपको आगे लेके भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइज आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे जो जितने भी नॉर्मल पॉइंट्स थे यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करवाया। और अगर इसको मतलब लिख लिया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं इन नोट्स को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे भी
फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है जैसे कि डायग्रामेटिक वीडियोज रह गई या फिर कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई तो मैं वहाँ पे भी उनको क्या करता हूँ अपलोड कर देता हूँ। फिलहाल मैंने अपलोड का भी इतना स्टार्ट नहीं किया है फेसबुक पे भी, बट मैं करूँगा, टाइम आने दो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई भी डिटेल्स इसके ऊपर मतलब लगता है कि अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी सी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।